Hello everyone, so today we are going to start our daily MCQ practice video for testnet and today is session number 9. So आज का जो पहला क्वेश्चन है वो 71 से शुरू होगा. ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया था खुद से आंसर करने के लिए. नेम द गैस विच लीक्ड इन द वाइजैग गैस लीक ट्रेजेडी दिस ईयर. यानी कि इस साल क्या हुआ था, विशाखापट्टनम में एक गैस लीक हुआ था, एक पॉलीमर फैक्ट्री था वहाँ पे, जिसके कारण जो है कई लोगों की जानें चली गई थी. तो वो कौन सा गैस था, ठीक है. तो इसमें ऑप्शन पहला दिया है मिथाइल आइसोसाइनेट. तो व्हाट इज़ मिथाइल आइसोसाइनेट? बेसिकली इट इज़ द गैस विच वाज लीक्ड व्हेन भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपेंड. ओके, सो हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए वाइजैग ना दे के भोपाल गैस ट्रेजेडी दे दे, ऐसा हो सकता है. तो ए ऑप्शन जो है उसके लिए सही होगा, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट. जबकि ये जो क्वेश्चन है इसके लिए सही होगा स्टायरीन गैस. स्टायरीन वाज द गैस विच वाज लीक्ड आउट ऑफ दैट पॉलीमर फैक्ट्री. नाउ इथाइल मर्कैप्टन क्या होता है? इथाइल मर्कैप्टन होता है जो एलपीजी गैस होता है आपके घर में, उसमें एक गैस ऐड किया जाता है जिससे उसका स्मेल आता है. तो वो गैस कौन सा होता है? इथाइल मर्कैप्टन. नाउ कम टू 72nd क्वेश्चन. इट सेज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट द कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव इन इंडिया विल स्टार्ट. सो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आज ही वो दिन है जब से जो कोविड का वैक्सीनेशन है वो इंडिया में स्टार्ट किया जाएगा. और ये भी पता होना चाहिए कि कौन से दो वैक्सीन्स हैं जो कि इंडिया में डेवलप किए गए हैं, एक सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा और दूसरा भारत बायोटेक द्वारा, ठीक है. तो उन दोनों का नाम क्या है आप नीचे लिखिएगा. वो दोनों वैक्सीन जो है वो दिए जाएंगे आज से. पहला शायद बेंगलोर में शुरू किया जा रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि 16 जनवरी. नाउ कम टू 73rd क्वेश्चन. ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा. कलरब The 3-day bird festival is the first ever bird festival of which state? और ये असल में अभी 14, 15, 16 को शायद है या 15, 16, 17 को है, आई डोंट नो, वो आप कंफर्म कर लीजिएगा. तो ये कलरव करके एक बर्ड फेस्टिवल है जो कि उस स्टेट में पहली बार सेलिब्रेट किया जा रहा है. अब से हर एक साल टाइप इसको सेलिब्रेट किया जाएगा. तो कौन सा स्टेट है? ए ऑप्शन देता है मध्य प्रदेश, बी कहता है बिहार, देन सी सेज उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, डी सेज हरियाणा. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि बिहार. तो ये भी न्यूज़ में था. 74th जो है ये कहता है पीएम मोदी वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द लेगियन ऑफ मेरिट अवार्ड. सो ये जो है अवार्ड ये इट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस, ये कहता है. बी कहता है हाईएस्ट military award of France. Then C says highest civilian award of the US and D says highest military award of the US. So इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा highest military award of the US. और ये रिसेंटली यानी कि दिसंबर लास्ट ईयर में हमारे जो पीएम है प्रधानमंत्री मोदी उनको मिला है. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको पता होना चाहिए. अब है 75th क्वेश्चन. ये बोलता है अगर आप लास्ट ईयर क्वेश्चंस देखिएगा तो उसमें देखिएगा कि हर एक साल 1 से 2 क्वेश्चन, खासकर एक ही क्वेश्चन रहता है. आउट ऑफ 41 क्वेश्चन विल बी देयर फ्रॉम आईटी. जैसे कि लास्ट टाइम HTTP ना दे के उन्होंने HTML दिया था. उन्होंने दिया था कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है. ऐसे ही एक और क्वेश्चन था कि कुकीज़ का मतलब क्या होता है. तो जो आईटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो बनता है आपको, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है कि इन इंटरनेट HTTPS स्टैंड्स फॉर. तो पहला ऑप्शन बोलता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड. दूसरा बोलता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर. सी बोलता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस एंड डी सेज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिस्टम. तो बेसिकली स्टैंडर्ड होगा एस, या सिक्योर होगा, या सर्विस होगा, या सिस्टम होगा, ये कन्फ्यूज़न है. तो आप सबको पता होना चाहिए 2 तरह का मतलब होता है. क्या होता है ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल? एक होता है HTTP, सिर्फ P तक होता है, और दूसरा PS होता है. तो PS जो होता है वो सिक्योर होता है. तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है.
अब है कि 76th क्वेश्चन, ये क्या बोलता है, व्हेन वाज एडेन वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। तो एडेन क्या है, ये क्या है आपको पता होना चाहिए। जो ओमान है, ओमान के पास एक छोटा सा आइलैंड टाइप का है, जिसको मतलब उसको इंटरमीडियरी पोर्ट टाइप यूज़ करते थे ब्रिटिशर्स। वो पहले इंडिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन उसको इंडिया से बाद में सेपरेट कर दिया गया। तो कब किया गया, ये क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि हिस्ट्री के आप देखिएगा तो टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं हर एक साल, और जितने जो हिस्ट्री के होते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री के होते हैं। इसलिए एंसेंट हिस्ट्री पढ़ के कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, और मिडिएबल भी पढ़ के कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। मोस्टली आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री है, यूरोपियंस आए थे उस समय का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, ए बोलता है 1911 में क्या हुआ था। 1911 में जो कोलकाता है हमारे देश की राजधानी थी, उसको चेंज करके दिल्ली को बनाया गया था राजधानी, ठीक है। और ये अनाउंस किया गया था कि आवर न्यू कैपिटल विल बी न्यू दिल्ली। और ये अनाउंस किसने किया था, जॉर्ज 5 ने किया था। दिल्ली दरबार बैठा था, वहाँ पे जॉर्ज 5 आए थे और उन्होंने अनाउंस किया था। और इसी में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसको एनल किया गया था, उसको वापस लिया गया था, ठीक है। ये भी जरूरी है। उसका 1919 तो नहीं होगा, 1919 डेट ईयर जो है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इन दैट ईयर ऑन 30th of अप्रैल जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। तो इसलिए ये मतलब ईयर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है 1937 विच विल बी द करेक्ट आंसर। और 1935 में बेसिकली एक एक्ट आया था जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और उस एक्ट में ये प्रोविज़न था कि एडेन को अब सेपरेट किया जाएगा। तो मैं एक बार ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल देता हूँ 1935 एक्ट में और क्या क्या हुआ था। उसी एक्ट के तहत RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। उसी एक्ट के तहत 1935 एक्ट के तहत बॉम्बे को सिंध से अलग किया गया था। सिंध जो है, जो अब पाकिस्तान में चला गया है, वो बॉम्बे का पार्ट होता था, उसको उससे अलग किया गया था। मतलब सिंध सेपरेट बना और बॉम्बे सेपरेट बना। एक और डेवलपमेंट ये हुआ कि बिहार को सेपरेट किया गया उड़ीसा से, और इंडिया को टोटली सेपरेट किया गया किससे, बर्मा से। पहले बर्मा का कुछ पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे यहाँ से कंट्रोल होता था, ठीक है। तो ये सारे डेवलपमेंट हुए। और एक और डेवलपमेंट हुआ जो कि है फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट जो है वो बनाया गया दिल्ली में। तो ये सारे अगर क्वेश्चन आएंगे कि बर्मा कब सेपरेट हुआ, या फिर बिहार उड़ीसा कब सेपरेट हुआ, या सिंध और बॉम्बे कब सेपरेट हुआ, या फिर एडेन इंडिया से किस एक्ट के तहत सेपरेट हुआ, तो ये सारे का आंसर जो है 1935 एक्ट के तहत हुआ। जबकि ईयर थोड़ा बहुत वेरी करता है। फॉर एग्जांपल जो बिहार सेपरेट हुआ था उड़ीसा से, वो हुआ था 1936 में, ठीक है। अब डी तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। अब आते हैं 77th पे, ये बोलता है हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। दिस इज़ अ क्रूशियल क्वेश्चन, क्योंकि ये सब लोग कंफ्यूज रहते हैं और ये आ जाता है बार बार, यूपीएससी में भी आया हुआ है, ठीक है। ए बोलता है लॉर्ड डलहौजी। बेसिकली डलहौजी इज़ कंसिडर्ड एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब आप सोचोगे कि नहीं, डलहौजी तो बहुत इनफेमस था, तो उसको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके समय ही इंडिया में रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ था, टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद पोस्टल सिस्टम जो है, स्टैम्प सिस्टम कि आप 5 रुपये का स्टैम्प लगा दिए पूरे कंट्री में भेज सकते हैं, वो सिस्टम शुरू हुआ था। PWD जिसको बोलते हैं, यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, वो भी इसी के समय शुरू हुआ था। तो इसके समय बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए थे जो कि आगे चल के इंडिया को बनाने में बहुत काम आए, इसीलिए इसको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोलते हैं। बी है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन विल बी इनकरेक्ट, और ये फेमस है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के लिए। एक बहुत ही गैगिंग एक्ट टाइप का था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मतलब वर्नाकुलर मतलब होता है रीजनल लैंग्वेज, उसमें अगर कुछ एंटी गवर्नमेंट बातें लिखी जाएंगी तो आपका लाइसेंस जब्त हो जाएगा। इसके लिए ये इनफेमस है। लॉर्ड कर्जन भी इनफेमस है, क्यों, पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए। जबकि द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है किसको बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को। ये 1881-82 के आसपास में थे,
ठीक है। तो उस समय इन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, इसीलिए इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है, लॉर्ड रिपन। नाउ कम टू 78 विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। सुनीता नारायण इज़ एन इन्वायरमेंटलिस्ट, ये आपको पता होगा। सी इज़ डायरेक्टर ऑफ, अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा पढ़ लीजिए इनके बारे में। और अभी शायद पिछले साल लियोनार्डो डी कैप्रियो आए थे, तो वो इंडिया आए थे, किसी से मिले नहीं और कहीं गए नहीं, सिर्फ इनके पास गए थे। उनको कोई फिल्म या किसी एक्टिविटी के कारण उनसे कुछ काम था, तो इनसे मिले और इनसे मिलके वो गए थे वापस, ठीक है। उन्होंने फ़ोटो डाला हुआ था। तो ए ऑप्शन जो बोलता है वो बोलता है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। अब सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट एक और कारण से न्यूज़ में था रिसेंटली। पहला कारण तो ये भी है कि इसका एक मैगजीन आता है जो कि बहुत अच्छा मैगजीन है, जिसका नाम है डाउन टू अर्थ। वो एक इन्वायरमेंटल मैगजीन है, डाउन टू अर्थ। दूसरा कारण ये था कि अभी आपने अगर सुना होगा कि ये आया था कि बहुत सारे डाबर, पतंजलि और जो भी घी प्रोवाइड करते हैं उसमें जो घी की क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है। तो ये मतलब आया था इनके घी की क्वालिटी एज वेल एज जो मध जिसको बोलते हैं हनी, उसकी क्वालिटी जो है अच्छी नहीं होती है, उसमें शुगर मिले होते हैं जो कि चाइना से आते हैं, ठीक है। बी जो कहता है, बी ऑप्शन कहता है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB। बेसिकली CPCB इज़ द हाईएस्ट इन्वायरमेंटल अथॉरिटी इन इंडिया। एंड सी सेज ग्रीन पीस इंडिया जो कि एक NGO है, या था बोल लीजिए। डी कहता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो ग्रीन पीस इंडिया को लेके मतलब जो गवर्नमेंट है हमेशा उसके एंटी रहती है और ये गवर्नमेंट के एंटी रहता है, इसलिए थोड़ा लोचा हुआ था, इसलिए इसने अपना जो फंक्शन है वो सस्पेंड कर दिया था इंडिया में थोड़ी देर के लिए। अभी पता नहीं रिज्यूम हुआ कि नहीं, इसलिए मैंने था बोला था। और UNEP जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितने इन्वायरमेंट के काम होते हैं वो ज़्यादातर UNEP के थ्रू होते हैं। और दूसरा मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये थोड़ा अलग जगह है, तो चलिए मैं बता ही देता हूँ। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछा था मैंने कि सुनीता नारायण किनसे रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। और इसी का एक मैगजीन आता है डाउन टू अर्थ। ये चूँकि न्यूज़ में था इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब है 79th। ये बोलता है हु इज़ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ NCBC आफ्टर इट वॉज ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। NCBC क्या है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस शायद लास्ट ईयर या उससे पहले मिला है, रिसेंटली मिला है। तो इसके जो पहले चेयरमैन है वो कौन है? क्योंकि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन था कि NCBC नहीं था बल्कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के या कुछ तो क्वेश्चन था कि उसके चेयरपर्सन कौन है। तो आपको पता होना चाहिए ये सब बॉडीज़ के। तो यहाँ पे NCBC पूछा है, तो NCBC के कौन होंगे? ऑप्शन में दिया हुआ है सुधा यादव, डॉक्टर भगवान लाल साहनी, देन लोकेश कुमार प्रजापति, देन कौशलेंद्र सिंह पटेल। सो ये चारों ही जो है वो मेंबर हैं NCBC के, लेकिन जो चेयरपर्सन है या चेयरमैन है वो कौन है? डॉक्टर भगवान लाल साहनी, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो पॉलिटिकल वीडियो था उसमें। अब अगला है कि हु इज़ द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ NCSC। NCSC जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है। तो इसके राम शंकर खतेरिया हैं, या अर्जुन मुंडा है, या गिरिजा व्यास है, और L मुरुगन है। तो बेसिकली गिरिजा व्यास बहुत पहले विमेन कमीशन की चेयरपर्सन हुआ करती थी, अभी तो नहीं है। अभी कौन है विमेन कमीशन की चेयरपर्सन? मैंने अपने पिछले वीडियो में पॉलिटी के डिस्कस किया हुआ है, अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख के बताइए कौन है, ठीक है। कुछ शर्मा है, क्या शर्मा है ये बता दीजिए कम से कम, कि विमेन कमीशन, नेशनल विमेन कमीशन जो है उनकी चेयरपर्सन कौन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली गिरिजा व्यास भी नहीं होंगी। अर्जुन मुंडा हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं, ये भी नहीं होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा राम शंकर कथेरिया, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ये NCSC के चेयरपर्सन हैं। नाउ कम टू 81st क्वेश्चन। इट सेज व्हाट इज़ द मोटो ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट। तो
हम मूवीज़ में देखते हैं कि जो कोर्ट होता है उसके पीछे सत्यमेव जयते लिखा होता है, लेकिन सत्यमेव जयते जो है इंडियन सुप्रीम कोर्ट का मोटो नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है? तो डी मैंने जैसा बता दिया, वो तो डी नहीं होगा, ABC में से कुछ होगा। ए बोलता है कर्मण्येवाधिकारस्ते। बेसिकली कर्मण्येवाधिकारस्ते कहाँ से लिया गया है? लिया गया है भगवद गीता से, ठीक है। तमसो 4th चैप्टर, आई थिंक 4th चैप्टर और 2nd चैप्टर में है। बी जो कहता है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमया, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है, वहाँ शांति मंत्र है उसमें लिया गया है। सी कहता है यतो धर्मस ततो जया, यानी कि जहाँ पे धर्म है वहीं पे विजय है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये बेसिकली महाभारत से लिया गया है, महाभारत में कई बार इसका मेंशन है। तो ABC में से क्या आंसर होगा? आंसर होगा सी, यानी कि यतो धर्मस ततो जया। इतना आपको पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यह है नेम द फिजिसिस्ट हु हैड वर्क विथ स्टीफन हॉकिंग्स एंड वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 2020। तो आपका जवाब ये है, पहले तो इनका नाम लिख दीजिएगा नीचे, और दूसरा आपका टास्क ये है आज का कि नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसको मिला है इस साल, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।